8 से 12 नंबर की आप पक्की तैयारी करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद सम डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो आपको रिवाइज करके जाने हैं। जब आप यूनिट्स चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो जाती है, बट इसका जो मल्टीप्लिकेशन है n इंटू यू का वो कांस्टेंट रहता है। कंप्लीटली एक बात आप याद रखिए कि कभी भी आपको डायमेंशंस को रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक ऐसा चैप्टर जो एनटीए का फेवरेट बनते जा रहा है। अगर प्रीवियस 5 से 6 सालों की बात करें ना तो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस तक पूछ लिए जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि 8 से 12 नंबर की आप पक्की तैयारी करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। कंप्लीट हर एक कॉन्सेप्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट का डिस्कस किया जाएगा और कुछ ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको जिससे आपके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही जल्दी अटेम्प्ट हो जाएं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इस 45 मिनट सीरीज में हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इज डन एंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को। एंड लाइव सेक्शन में मैं आपको डेली मिलती हूँ 6 PM पर, जिसमें मैं लाइव क्लासेस में आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं आपके नीट के एग्जामिनेशन में। सो अगर आप न्यू यूजर हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू फील यार कि फील आ गया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट को रिवाइज करने का। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद नो मोर डिलेज। बेटा अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये क्लास 11th का एक तरह का फर्स्ट चैप्टर माना जाता है। जब हम क्लास 11th में आते हैं ना तो सबसे बेसिक चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बनता है सेकंड चैप्टर, बट फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में से डिडक्टेड है, तो इसी को हम फर्स्ट चैप्टर कंसिडर करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में बेटा एज द नेम इज सजेस्टिंग वी आर गोइंग टू डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट्स, डायमेंशंस, साथ ही साथ हम एरर एनालिसिस को डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स देखेंगे, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, ये सब चीजें बेटा रिवाइज करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद सम डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो आपको रिवाइज करके जाने हैं। सो फॉर दैट प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन अ टेलीग्राम चैनल एज वेल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी में 2 तरीके की क्वांटिटीज आप समझ सकते हैं। वन क्वांटिटी विच इज मेजरेबल एंड द अनदर क्वांटिटी विच इज नॉट मेजरेबल। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या मैं जितना एफर्ट पुट कर रही हूं, या मेरी टीम जितना एफर्ट पुट कर रही है, दैट इज नॉट मेजरेबल। ये एक सेल्फलेस चीज है जो हम कर रहे हैं सिलेक्शन दिलवाने के लिए आपकी। सो बेटा दैट इज अ क्वांटिटी विच इज नॉट मेजरेबल, बट यस जो आप पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे और हर एक क्वेश्चन के जो आपको मार्क्स मिल रहे होंगे एंड उन सबको प्लस करते हुए नेगेटिव मार्किंग हटाकर आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे दैट इज गोइंग टू बी मेजरेबल। आप उसको मेजर कर पाएंगे, आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। सो 2 क्वांटिटीज, वन इज मेजरेबल एंड अनदर इज नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। बेटा अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें विच इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, उसको हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट की फॉर्म में। सपोज कीजिए आप 1 केजी काजू कतली का डब्बा लेने गए। अब बेटा 1 इसमें है न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट इसका क्या है? केजी। अब इसी को अगर हम 1000 ग्राम बोल दें तो 1000 जब हम कंपेयर कर रहे हैं 1000 इज ग्रेटर देन 1 बट ग्राम इज वेरी स्मॉल एज कंपेरेटिव टू केजी। तो जो n इंटू यू रहता है यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट जो रहता है बेटा वो ऑलवेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, जब आप यूनिट्स चेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज हो जाती है, बट इसका जो मल्टीप्लिकेशन है n इंटू यू का वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज नोन है बेटा, जिनको डिराइव करने के लिए वी डोंट नीड एनी फर्दर क्वांटिटी, राइट। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके सिंबल्स रहते हैं बेटा जी यूनिट्स के किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर, मोल। इनके यूनिट्स रहते हैं केजी, मीटर का एम, सेकंड का एस, केल्विन का के, कैंडिला का सीडी, एम्पियर का ए, मोल का MOL। सो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए, लिखने के लिए किसी और फंडामेंटल क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम 3 तरीके के सिस्टम्स के साथ डील कर रहे हैं. फर्स्ट इज एमकेएस सिस्टम, सेकंड इज सीजीएस सिस्टम एंड थर्ड इज एफपीएस सिस्टम. अब लेंथ, मास, टाइम, ये जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, लेंथ को मीटर्स में बेटा जी हम डिनोट करते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकंड्स में. सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम्स में, टाइम को सेकंड में. एंड एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकंड में. अब जैसे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इसी तरीके से बेटा इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हम अनलिमिटेड डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज का कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि 100 डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, 120 डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, नहीं. हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बना सकते हैं. एंड देन कम्स द थर्ड कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें आता है आपके 2 एंगल्स. फर्स्ट इज इन 2D एंड सेकंड इज इन 3D. यानी कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बेटा जी हम यहाँ पर अगर सॉलिड एंगल को समझ रहे हैं, प्लेन एंगल को समझ रहे हैं, तो बेटा जी 2D में हमारे पास जो एंगल रहता है थीटा, उसके यूनिट्स होते हैं रेडियंस. एंड अगर हम 3D में चले जाते हैं तो बेटा जी उसमें एंगल के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं स्टीरेडियंस. ठीक है, 3D में हम एंगल के रेडियंस की जगह यूनिट्स को क्या समझते हैं, स्टीरेडियंस. अब जो हमने सेकंड क्वांटिटी डिराइव करी, मतलब लिखी, समझी, दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी, बेटा उनके बारे में कुछ और विस्तार में समझेंगे. बट बिफोर दैट यू शुड नो वन थिंग, यू शुड नो one topic which is very important, that is dimensional analysis. Dimensional analysis की हेल्प से बेटा हम बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं, बहुत सारे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में एक रिलेशन डेवलप कर सकते हैं. सो बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला. अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई, दैट ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बेटा, जिनको डिराइव करने के लिए किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट यस, अगर हम इन्हीं की फॉर्म में किसी और क्वांटिटी को डिराइव कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सो बेटा बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, if we are describing a relationship that represents a physical quantity using specific powers of the fundamental quantities या fundamental units, so that is basically referred to as a dimensional formula. जैसे कि अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं, फोर्स, बेटा फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो. फर्दर आप एक्सेलरेशन को ब्रेक करके बेटा लिख सकते हो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो आप मास की बात करें, आप वेलोसिटी को फर्दर ब्रेक करके डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दें, या आप सिंपली वेलोसिटी को ब्रेक करके डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दें. यूनिट्स बेटा जी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, सो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज कि आप फोर्स को ब्रेक कीजिए मास इनटू एक्सेलरेशन में. एक्सेलरेशन को फर्दर बेटा जी ब्रेक कर दो, you can write it as, actually it is change in velocity divided by time. अभी भी अगर आप ध्यान से देखो, velocity is not a fundamental quantity, right? तो आप velocity को further क्या लिख सकते हैं बेटा, displacement, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर. अब mass is a fundamental quantity, yes. डिस्प्लेसमेंट इज इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस. बेटा जी अगर मैं बात करूं ये किसकी टर्म्स में होगा, लेंथ की टर्म्स में होगा. यस, टाइम इज ऑल्सो वन ऑफ द वन फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो वी कैन राइट m1 l1 t, ऊपर चला गया बेटा ये -2. दिस इज बेसिकली द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स. तो ये जो पावर्स हैं 1, 1 एंड -2, दीज आर बेसिकली द डायमेंशंस. ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज. आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द पीपल है. अब डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली इसकी एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो इट इज यूज टू चेक द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशनशिप. कोई भी गिवन फिजिकल रिलेशनशिप है, इक्वेशन है, वो करेक्ट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं. इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशंस आर बराबर, इक्वल, एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन बेटा जी हम बोल सकते हैं दैट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज.
टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना चाहते हो तब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हो। n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2 था। अब फर्दर बेटा जी आप n2 को लिखना चाहते हो तो इट कैन बी रिटन एज n1। अब u1 अगर मैं बात करूं kg इज बेसिकली द यूनिट एसोसिएटेड विद मास, तो उस केस में m की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, सो आप m1 by m2 रेज टू द पावर a, l1 by l2 रेज टू द पावर b, t1 by t2 रेज टू द पावर c कर सकते हैं। अब a b c यहाँ पे क्या है, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, डिपेंडिंग अपॉन उसमें मास, लेंथ और टाइम की कितनी रेज टू द पावर है, दैट इज बेसिकली a b c। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, एज वेल एज आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। व्हाट आर द लिमिटेशंस? बेटा सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि इससे हम कांस्टेंट्स नहीं फाइंड कर सकते। अब आपको पता है दैट F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, राइट? आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसमें जो K है दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट, राइट? सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स में G इज बेसिकली अ कांस्टेंट। टाइम के फॉर्मूला में 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल जी की अगर हम बात करें, सो इट इज ऑल्सो 2 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब आपको ना ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप कांस्टेंट बोल रहे हैं तो हम कौन से कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, कांस्टेंट्स जब मैं बोल रही हूं आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस आप फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की डायमेंशंस आप फाइंड कर सकते हैं। जब मैं कांस्टेंट्स की बात कर रही हूं आई एम टॉकिंग अबाउट 2 पाई 4 पाई लाइक दिस, इन टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ। कहीं कहीं फॉर्मूलाज में आता है ना, फॉर्मूला में t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है ना, इसमें जो 2 पाई है वो आप डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते। यू कांट फाइंड द कांस्टेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज मे हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये भी बहुत पंगा है, ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो वो सेम हो, यूनिक नहीं होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। This method can be used only if the dependency is of multiplication type. अगर multiplication type dependency है तभी आप dimensional analysis का use कर सकते हैं। The physical quantity depending upon one or other physical quantities cannot be derived. अगर complicated relation है तो उसमें dimensional analysis जो है वो इतना कामयाब नहीं है, right? Next आगे बात करते हैं error analysis की। उससे पहले बेटा एक छोटू सा है ना कॉन्सेप्ट, दैट इज डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय पैरेलैक्स मेथड। हम कैसे फाइंड करते हैं? इट इज बेसिस अपॉन पैरेलैक्स एंगल, ठीक है? ठीक है, L इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये रिश्ता आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क, सिंपल सा रिश्ता, ठीक है? अब अगर हम एरर एनालिसिस की बात करें, एरर क्या होता है बेटा? किसी चीज की एक ट्रू वैल्यू आ रही है और उसमें अगर कुछ गलती हो रही है, दैट इज बेसिकली द एरर, राइट? हमने कुछ मेजरमेंट करी, हमारे पास जो वैल्यू आई वो ट्रू वैल्यू से कुछ अलग आ गई, तो जो जितना डिफरेंस आ रहा है दैट इज बेसिकली एन एरर, राइट? सो ट्रू वैल्यू इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। अब आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें मल्टीपल रीडिंग्स ली, बेटा अगर n रीडिंग्स ले रहे हो तो सारी रीडिंग्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय n करोगे, आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी, राइट? नाउ यू नो द ट्रू वैल्यू, आपको ट्रू वैल्यू गिवन है, लेट्स सपोज आपको ट्रू वैल्यू गिवन है। सो बेटा एब्सोल्यूट एरर होता है ट्रू वैल्यू माइनस ऑफ मेजर्ड वैल्यू। कितना ट्रू वैल्यू था माइनस ऑफ कितना मेजर करके वैल्यू आया। अब ट्रू वैल्यू कहां से फाइंड कर रहे हो आप? मीन वैल्यू से। जितना मीन वैल्यू आ रहा है हम उसको ट्रू वैल्यू कंसिडर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है? माइनस ए दैट इज द मेजर्ड वैल्यू। अच्छा, अब हर एक क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे हर एक रीडिंग जो ली है, हम इंडिविजुअल रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज मैंने एक रीडिंग ली A1, A2, A3, A4, A5, A6 टिल AM, उसको डिवाइड किया n से, ये मीन वैल्यू आ गई, ठीक है? बेटा अब A में कितना एरर आया है? मीन वैल्यू से A में कितना एरर आया है तो हम मीन वैल्यू में से माइनस कर देंगे क्या? A। सिमिलरली हम मीन वैल्यू में से A2 माइनस कर देंगे, सिमिलरली हम मीन वैल्यू में से A3 माइनस कर देंगे। जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स। बेटा इन सबको एड अप करके अगर डिवाइडेड बाय n करोगे दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है? दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगर हम
रिलेटिव एरर फाइंड करना चाहते हैं तो रिलेटिव एरर होता है कितना मीन एब्सोल्यूट एरर आया है यहां से डिवाइडेड बाय कितनी मीन वैल्यू थी। इसी को अगर इनटू 100 कर देंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज एरर। आई होप बेटा ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अगर हम बात करें रीसेंट पिछले 2 सालों की तो बेटा यहां से नीट में क्वेश्चन जो है बना है, इन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली बना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है इसका क्वेश्चन, बट अगेन बेटा बहुत इजी रहते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से कैलकुलेशन करने की जरूरत है, नथिंग एल्स। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड बेटा जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड एक अथॉरिटी दे दीजिए मैम, इसी तरीके से मस्त तरीके से सारा सिलेबस कंप्लीट करा दो मैम 45 मिनट्स के इन 1 शॉट्स में। प्रैक्टिस हम लाइव में बेटा डेली 6 PM कर ही रहे हैं, इसी तरीके से धुआंधार तरीके से तैयारी चलेगी, बस आप जुड़े रहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैक्सिमम पॉसिबल एरर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, पावर टाइप में क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है यहां से प्रीवियस ईयर बनता है बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे गए हैं, एक यहां से पूछा गया है तो मैं PYQ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, PYQ यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ अलग से। बेटा अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, लेट्स सपोज देयर इज अ क्वांटिटी, ठीक है, A प्लस B, हमने इंडिविजुअल A में भी एरर पता है, B में भी एरर पता है, तो बेटा अगर हम उनको ऐड करेंगे तो एरर्स विल आल्सो गेट एडेड। ऑलवेज याद रखें इस चीज को कि एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एरर्स हमेशा एड अप होते हैं। एरर्स, गलतियां कभी भी कम नहीं होती हैं। एक गलती करोगे दूसरी गलती कर रहे होंगे हो, दोनों को प्लस करो तो गलती बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एरर्स हमेशा एड अप ही होते हैं। इवन इन दी सब्ट्रैक्शन एज वेल बेटा एरर्स को हम हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में बेटा डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी हो जाता है। अगर पावर आता है, पावर टाइप वाले क्वेश्चन में क्या होता है बेटा, जितनी भी पावर होती है वो आगे आ जाता है। ए रेज टू द पावर पी है, बी रेज टू द पावर क्यू है, डिवाइडेड बाय सी इंटू आर है। पी आगे आ जाएगा डेल्टा ए बटा ए प्लस क्यू आगे आ जाएगा डेल्टा बी बटा बी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सी की पावर तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी तो बीच में नेगेटिव आना चाहिए था, बट आई टोल्ड यू एरर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। सो बेटा अभी भी यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस ऑफ आर। अच्छा सी की पावर आर था यहाँ पे, सी इंटू आर नहीं है बेटा, सी की पावर आर है तो आर आगे आ जाएगा डेल्टा सी बटा सी। सो दीज आर द टाइप ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर टाइप में आ सकते हैं। देन कम्स द सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स। सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स का मैं आपको इसी तरीके से ओरली बेटा सब कुछ समझा दूंगी। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, दीज आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप सपोज करो कि 2 इंसान हैं, है ना, उन्होंने डिफरेंट रीडिंग ली, एक ने 2 डिजिट तक रीडिंग ली, एक ने 3 डिजिट तक रीडिंग ली है, डेसिमल प्लेस तक। तो बेटा जो ये वाला इंसान है जिसने 3 डिजिट तक रीडिंग ली है, उसने ज्यादा प्रिसाइजली काम किया है, उसने ज्यादा मेहनत किया है। द मोर द नंबर्स, द मोर द डिजिट्स वी गेट, द मोर द डिजिट्स वी गेट इन अ रीडिंग means that more reliable digits we get in the reading means that we have more significant figures in that reading. Okay, so all non-zero numbers are the significant figures. Okay, all non-zero numbers are the significant figures. बेटा जी अगर हम यहाँ पे बात करें, let's suppose we have a value of 4.03. अब बेटा ये जीरो कब काउंट होता है, जीरोस कब काउंट होते हैं, when they are making when they are acting as a filling of a sandwich। यानी कि जब जीरो को 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में रखा जाता है तो वो जीरोस एज अ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होते हैं। नेक्स्ट, लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर जैसे काउंट नहीं होती है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं होती है अगर जीरो कैसी हो, लीडिंग हो। बेटा अगर हम ट्रेलिंग जीरो की बात करें, ये जो बाद में पूंछ जैसे जीरो आ रही है 7.240, ये जीरो तभी काउंट होगी अगर ये डेसिमल के बाद आ रही है। इफ इट इज नॉट कमिंग आफ्टर डेसिमल, लेट्स सपोज हेयर हमारे पास होता 540 आपके पास कोई नंबर होता तो बेटा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जीरो इज नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट अंटिल एंड अनलेस, बेटा जी अंटिल एंड अनलेस यहां पर आपके पास क्या दिया हो, डेसिमल पॉइंट बीच में दिया हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5th पॉइंट की, दैट इज कि अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो किसी भी नंबर को, तो जो एक्सपोनेंशियल वाला नोटेशन रहता है दैट इज नॉट काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। 10 रेज टू द पावर समथिंग, ये काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में।
only the front part, only the numerical portion, that is 1.2 is going to be 1.21 is going to be counted as the significant figure. So इसमें significant figures कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी. So these are the simple rules of the significant figure. Now come to the next topic, that is rounding of the numbers. Rounding of the numbers क्या होता है बेटा? सपोज कीजिए कि आपने जो नंबर यहां पर आपने 5.82 को राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस. अब जो नंबर आपने ड्रॉप करना है, आपने जो नंबर ड्रॉप करना है वो लेस देन 5 है. अगर यहां पर जो 2 है दिस इज लेस देन 5, तो चुपचाप उसको ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 5.8 आपके पास फाइनली राउंड ऑफ करके नंबर बन जाएगा. ठीक है. अगर आपके पास द नंबर जिसको आपको घेरना है, जिसको आपको छोड़ना है, जिसको आपको लीव करना है, इट इज लेस देन 5, उसको डायरेक्टली लीव कर दो. लेट सपोज कि जो कोई ऐसा नंबर है जो 5 से बड़ा है और आपने उसको लीव करना है. तो बड़े बुजुर्ग जब घर से जाते हैं बेटा, बड़े लोग जब घर से जाते हैं तो वो कुछ पैसे देकर जाते हैं छोटे बच्चों को, है ना. तो सेम इज द कंसेप्ट है. 5 से बड़ा है 7, तो जब ये जाएगा तो अपने प्रीवियस नंबर में एक एडिशन करके जाएगा. सो 3 का क्या बन जाएगा, 4. सो 4.4 आ जाएगा. अब अगर हम बात करें कि ड्रॉपिंग नंबर ही क्या हो बेटा, बोलो. इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0 देन द प्रोसीडिंग इज रेज्ड बाय 1. यानी कि आपने ना 5 से ड्रॉप करना है, ठीक है, और 5 के बाद जो नंबर है ना वो अदर देन 0 है, 0 नहीं है. तो इस केस में जो इससे प्रीवियस वाला नंबर होगा इसमें 1 ऐड हो जाएगा. अगर जो डिजिट ड्रॉप करना है वो 5 इटसेल्फ ही है और 5 के बाद 0 नहीं है, तो जो प्रीवियस वाला नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा. अब सपोज करो जो आपने नंबर ड्रॉप करना है दैट इज 5 एंड 5 के बाद क्या है, 0 है. तो बेटा 0 के केस में ना हम इससे पिछले वाला नंबर चेक करते हैं. अगर पिछले वाला नंबर 2 है, पिछले वाला डिजिट क्या है, 2 है, दैट इज इवन नंबर. तो इवन नंबर को तो एज इट इज लिख देते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है. बट जैसे ही नंबर ऑड होता है ना बेटा, अगर 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 0 है, हमें 5 को ही ड्रॉप करना है. तो हम क्या देखेंगे कि 5 से पिछले वाला नंबर अगर इवन है तो कोई बात नहीं, अगर ऑड है तो उसमें हमें प्लस ऑफ 1 ऐड करना पड़ेगा. दैट इज द आंसर इज गोइंग टू बी 2.8. दीज आर द सिंपल रूल्स ऑफ द राउंडिंग ऑफ अ नंबर. इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप वीडियो को बैक करके जरूर से चेक कर लेना. बट इस रूल से बाहर आपको कभी भी कोई नंबर राउंड ऑफ करना नहीं आएगा. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉम्बिनेशन अगर बात करें, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन, सब्ट्रैक्शन. लेट्स सपोज करो हमारे पास कोई कैलकुलेशन आती है, हमने उसमें 2 नंबर्स को ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है. तो बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आया है, आई रिपीट, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आया है, इफ वी हैव डन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन इन दैट पर्टिकुलर केस हमें उस आंसर को मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखना होगा. एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, आई रिपीट, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी उसको हमें मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखना होगा. मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैसे मैम, जिन भी आपने नंबर्स को एडअप किया है, जिन भी नंबर्स को आपने एडअप किया है, इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें 3 डेसिमल प्लेस तक है. यानी कि जो हमारा आंसर होना चाहिए उसमें 1 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए. मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कितनी है, 1. सब्ट्रैक्शन में भी सेम. सपोज करो हमने ये 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक था, इसमें 4 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक था. तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा बेटा उसमें हमारे पास सिर्फ 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक ही आंसर आना चाहिए. अब ये कैसे आएगा मैम, राउंडिंग ऑफ करके. राउंडिंग ऑफ के रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं. आई होप आपको मजा आ रहा है बेटा सारा चैप्टर बढ़िया तरीके से रिवाइज करके. फिर अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आपको ये मेक श्योर करना है कि जो फाइनल आंसर आपका आ रहा होगा that should be near to what बेटा, minimum number of significant figures. यानी कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये लीडिंग 0 है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2. ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5. आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, यानी कि उसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए. तो बाकी सबको ड्रॉप करना है बेटा, है ना. 6 से ड्रॉप करना है. 6 इज ग्रेटर देन 5. बड़े जब घर से जाते हैं तो पिछले वाले में एडअप 1 करते हैं. तो बेटा द आंसर इज गोइंग टू बी 33. यू आर गोइंग टू राइट द आंसर एज 33. सो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स प्लस
राउंडिंग ऑफ, दोनों के रूल्स बेटा मैचअप करके आप आंसर लिखते हैं, ठीक है जी। सिमिलरली अगर डिवीजन में हम बात करें तो डिवीजन में भी बेटा सेम ही चीज एप्लीकेबल रहती है, मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बेटा जब भी आप किसी भी नंबर को 0.5 से लेकर 5 के दरमियान, है ना, या इक्वल टू 5 लिखना चाहते हैं, सो उस केस में आप 10 की पावर में जब लिखते हैं, दैट इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज द साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा 10 की जितनी भी पावर होती है उसको हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 49 को हम लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 1। सो दिस 10 रेज टू द पावर 1 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, 1 के बराबर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आता है दैट इज वर्नियर कैलिपर। अब अगर हम एक नॉर्मल स्केल की बात करें, है ना, नॉर्मल स्केल की बात करें, इससे हम कुछ मेजरमेंट करना चाहते हैं। सो द मिनिमम मेजरमेंट विच वी कैन डू फ्रॉम दिस स्केल इज बेसिकली नोन एज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल। बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल बोलेंगे। अब वर्नियर कैलिपर इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं ऑफ डिफरेंट थिंग्स बेटा। जैसे कि अगर हम निकालना चाहते हैं डायामीटर, ठीक है, सपोज करो हम डायमीटर की वैल्यू निकालना चाहते हैं ऑफ अ स्फेरिकल बॉल, वी कैन यूज द इंस्ट्रूमेंट विच इज वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर में ना दो तरीके के स्केल होते हैं, वन इज द मेन स्केल एंड अनदर इज द वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल के ऊपर भी कुछ रीडिंग्स होती हैं, वर्नियर स्केल के ऊपर भी कुछ रीडिंग्स होती हैं। बेटा ये जो जॉज होते हैं, दिस इज द इनसाइड जॉज, दिस इज द आउटसाइड जॉज। लेट सपोज आपने किसी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है, आपने कुछ आउटर डायमीटर फाइंड करना है, तो आप उसको आउटसाइड जॉज में प्लेस कर दीजिए। अब सपोज कीजिए इस बॉटल का मुझे इनर डायमीटर फाइंड करना है, तो बेटा मैं इसको ओपन करके ये जो इनसाइड वाले जॉज है, ये जो इनसाइड वाले जॉज है, इसमें इस बॉटल को फंसा दूंगी, ठीक है। तो ये मुझे इनर डायमीटर जो है वो मेजर करके देगा। ओके, इतना समझ में आ गया कि इसमें हम दो तरीके के जॉज देखते हैं, आउटसाइड जॉज एंड इनसाइड जॉज। दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है वर्नियर स्केल, एक होता है मेन स्केल। जिसमें से क्वेश्चन बनता है, जिस पोर्शन में से क्वेश्चन बनता है, बार बार पूछा जाता है, दैट इज बेसिकली द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है बेटा, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल की डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को फंसा दिया, ठीक है, जिसका हम डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, और बेटा जी दिस इज बेसिकली, ये जो पिंक वाला आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द वर्नियर स्केल, ठीक है, एंड ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेन स्केल, दिस इज द मेन स्केल, ठीक है। बेटा आप मेन स्केल की रीडिंग नोट करेंगे, आप वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे नोट करेंगे बेटा, जो भी डिवीजन मेन स्केल के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड कर रही होगी, दैट इज गोइंग टू बी द वर्नियर स्केल डिवीजन। आप उस वर्नियर स्केल डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। बेटा 35 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक सीरीज में मैंने वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज बहुत डिटेल में कवर करवाया है, ठीक है। तो 35 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक सीरीज में आप पार्ट नंबर 1 भी देख लेंगे ना, तो भी आपका ये पूरा चैप्टर इन डिटेल और ज्यादा डिटेल में कवर हो जाएगा। इसमें मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, जितना आपको नीट के इस टाइम में, है ना, रिक्वायर्ड है, वो सब कवर हो रहा है। तो आप लेकर चलो दैट दीज 45 मिनट सेशंस आर द पावर पैक सेशंस, जो आपके स्कोर को भी बूस्ट करेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेंगे। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। ओके, सो बेटा जी यहाँ पे जिस डिवीजन के साथ कंप्लीटली कोइंसाइड हो रहा है, दैट इज बेसिकली द वर्नियर स्केल डिवीजन, उसको मल्टीप्लाई करते हो आप किसके साथ, लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं हम, लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बेटा 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही हैं 9 मेन स्केल डिविजन्स के साथ। ये एक रिश्ता दिया होता है आपको, दैट n वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद n-1 मेन स्केल डिवीजन। अब इसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हो सकता है 12 मेन स्केल डिवीजन, 12 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 11 मेन स्केल डिवीजन। तो बेटा यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकल जाती है इन टर्म्स ऑफ 1, बोलो, इन टर्म्स ऑफ MSD। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ MSD। क्यों फाइंड करते हैं बेटा, रीजन बीइंग व्हाट,
लीस्ट काउंट में 1 MSD माइनस VSD करना है। अब बेटा दोनों को सेम लेवल पर तो लेकर आना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि एक मेन स्केल रीडिंग ले लें एक वर्नियर स्केल रीडिंग ले लें, नहीं, हम वर्नियर स्केल रीडिंग को ही मेन स्केल रीडिंग की टर्म्स में निकालते हैं और फिर बेटा जी इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो लीस्ट काउंट इसका कितना निकल के आता है, 0.1 mm निकल के आता है, यानी कि द मिनिमम वैल्यू जो हम इससे मेजर कर सकते हैं दैट इज 0.1 mm। अगर सेंटीमीटर में बात करें दैट इज 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर आप 2 डेसिमल प्लेस तक किसी चीज को मेजर करना चाहते हो यू यूज वर्नियर स्केल। आप अगर एक नॉर्मल स्केल की बात करो तो आप उसे 1 डेसिमल तक ही मेजर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस गिव्स यू द मोर, है ना, सिग्निफिकेंट डिजिट्स विच हेल्प्स यू इन व्हाट, विच हेल्प्स यू इन इंक्रीजिंग द ट्रस्ट, ठीक है, ऑन द रीडिंग। सपोज करो कोई रीडिंग है 4.5 और कोई रीडिंग है 4.52, तो 4.52 इज मोर ट्रस्टवर्दी वैल्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं दैट इज स्क्रू गॉज। अब अगर हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर करना चाहें किसी वैल्यू को, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट हमारा 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है, तो बेटा स्क्रू गॉज इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें अगेन 2 टाइप के स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल, और एक होता है सर्कुलर स्केल, ठीक है, एक होता है सर्कुलर स्केल। अब बेटा जी अगर हम सर्कुलर स्केल की बात करें तो इसको मेन स्केल के ऊपर रोटेट किया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, सपोज कीजिए कि मैंने ना एक 360 डिग्री का रोटेशन दिया। मैंने क्या किया, एक 360 डिग्री का रोटेशन दिया, पूरा कंप्लीट जो है एक सर्कल कंप्लीट रोटेशन दिया 360 डिग्री का, या फिर 2 पाई का रोटेशन दिया। तो बेटा मेन स्केल कितना आपको विजिबल हो रहा है, मेन स्केल पे रीडिंग कितनी मूव करी है, दैट इज नोन एज पिच। उसको क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। तो बेटा स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सर्कुलर स्केल। कितनी रीडिंग है, कितनी डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे, दैट इज इन द डिनोमिनेटर, पिच इज इन द न्यूमरेटर। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो बेटा अगर आप इसका लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं तो स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकल के आता है 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 mm, ठीक है, 0.01 mm। सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इसको हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इसमें भी बेसिकली बेटा आपको जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज करो आपको किसी वायर की, अब देखो ना इसमें बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आ रही है, किसी वायर की, पतली सी वायर है, उसका डायमीटर निकालना है, तो आप उसको यहाँ पे फंसा दो, ठीक है, एंड टेक द रीडिंग। सेम प्रोसेस है बेटा, ठीक है। जितना आपके पास मेन स्केल में वैल्यू दिखाई दे रही है प्लस ऑफ जिस वैल्यू के साथ कंप्लीटली ये लाइन कोइंसाइड कर रही होगी, दैट इज द सर्कुलर स्केल डिवीजन। उस सर्कुलर स्केल डिवीजन को आप मल्टीप्लाई करते हैं बेटा लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है, लीस्ट काउंट के साथ। अब इसमें ना इन दोनों में ही एक टर्म आती है जीरो एरर। बेटा कभी आप ऐसा हुआ हो कि वेटिंग मशीन के ऊपर, है ना, चढ़े हो और आपका जितना वेट है उससे 1 kg ज्यादा वेट जो है वो बता रहा हो, तो आपको ऐसा समझ में आएगा दैट देयर इज सम एरर। यूजुअली कई बार ऐसे होता है ना, कुछ शॉपकीपर्स मेजरमेंट टाइम गड़बड़ करते हैं, है ना, उनकी कुछ पहले ही 0 एरर होता है, उसके ऊपर वो सामान रखते हैं और तुमको बोलते हैं कि हाँ 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, बट एक्चुअली में वो 2 किलो या 3 किलो होता नहीं है, उसमें ऑलरेडी कुछ वैल्यू है जो फिक्स थी, देयर वाज सम एरर, उसके ऊपर आप अपना सामान रख दिए तो आपका सामान थोड़ा होगा बाय दैट अमाउंट। तो अगर हम कंप्लीट वर्नियर कैलिपर के जॉज को या हम स्क्रू गॉज को बंद करते हैं और 0 के साथ कोइंसाइड कर रही है देन इट इज वेल एंड गुड। अगर 0 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रही है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है या नेगेटिव में आ रही है, वी गेट अ 0 एरर,
ठीक है, वी गेट अ 0 एरर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। इसके अलावा डायमेंशनल फॉर्मूलाज कुछ यहाँ पर मैं इस पीडीएफ में आपको देने वाली हूँ, थोड़ा सा आपको एक बार दिखा देती हूँ बेटा। कंप्लीटली एक बात आप याद रखिए कि कभी भी आपको डायमेंशंस को रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर नॉर्मल फॉर्मूला पता है, जैसे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यू नो दिस थिंग, ठीक है। पावर इज व्हाट, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी के पास सेम डायमेंशन होती है वर्क वाली। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप किसी भी क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटीज में तोड़ सकते हैं, उसके फॉर्मूला को बेसिक क्वांटिटीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, सो बेटा आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे कि अगर एरिया है, एरिया को लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं, वॉल्यूम को एल का क्यूब लिख सकते हैं। डेंसिटी बेटा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम एल रेज टू द पावर 3 ऊपर जाएगा, एल -3 आ जाएगा। टाइम के कुछ भी इसमें डायमेंशंस नहीं होते, तो टी रेज टू द पावर 0। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा जिसका मैंने यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इस शीट में प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसा डायमेंशनल फॉर्मूला है जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, m -1 L3 T -2। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना याद कर लेते हैं इन चीजों को, है ना, लर्न कर लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंगली आपको इनको क्रैम करना नहीं चाहिए। कब तक याद रखोगे ना बेटा, सारा ही खेल MLT का है यूजुअली। अब किस में m की पावर क्या है, l की पावर क्या है, t की पावर क्या है, कैसे याद रखोगे? ये रिटेनमेंट बहुत मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस आप बार बार उन वैल्यूज को रटते जा रहे हैं। एंड क्रैमिंग इज नॉट गुड। इवेंचुअली अगर एक भी चीज वहां पे आप भूल जाओगे तो वहां पे दिक्कत आएगी। 4 मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे, जो क्वेश्चन करेक्ट था उसका भी 1 मार्क्स लेकर डूबेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर करें दैट इनको रटे नहीं, इनके बेसिक फॉर्मूलाज को याद करें। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स बेसिक फॉर्मूला याद करो, उसके डायमेंशंस फाइंड करो। स्ट्रेस, स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पावर, प्रेशर, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, हीट और एंथैल्पी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये रेपिटेटिव आ रहा है बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, मैग्नेटिक मोमेंट, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ये सारी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल बेटा। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एज वेल एज आई विल मेक श्योर दैट कि मैं टीम से बोल दूं कि इसका जो कॉमेंट सेक्शन है इस वीडियो का उसमें भी ये पोस्ट करवा दे बेटा। अदर देन दैट प्लीज मेक श्योर दैट कि आप प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट चेक कर रहे हैं इस सीरीज की और उसको सेव कर रहे हैं। प्लीज सेव दैट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स है ना, इसी तरीके से बेटा बढ़िया तरीके से हम पढ़ते चलेंगे। एंड डेली 6 PM ऑलरेडी लाइव लगा भी होगा चैनल पे, 6 PM के रिमाइंडर जरूर से सेट कर ले बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द। अगर सेशन अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से करके जाइएगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ नॉट डन येट। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड लक।